हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर सीरीज़ है या आप कह सकते हैं कि आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जनरली पूछे जाते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी से, कैग से, ठीक है, जो कंप्ट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल होता है, और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल से। तो ये तीन हमको कवर करने हैं आज के वीडियो में, और बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो इससे पहले भी मैं पॉलिटी के काफ़ी सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, उनमें काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अटॉर्नी जनरल से इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है, साथ ही साथ कैग से जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये आपको हर हाल में, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम को देने जा रहे हैं जो वनडे एग्जाम है या किसी और तरीके का एग्ज़ाम है जहाँ पर जीएस आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इसका कोई इलाज नहीं है, आप कह सकते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप एक बार इनको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आज मैं तीन चीज़ें कवर करूँगा, एक तो अटॉर्नी जनरल के बारे में, दूसरा कैग के बारे में, और एडवोकेट जनरल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है, ठीक है, वो भारतीय संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि उससे रिलेटेड आर्टिकल, यानी जो महान्यायवादी की पोस्ट के बारे में या अटॉर्नी जनरल की पोस्ट के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। एक तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन यही बन जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है या पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का जो प्रोविज़न है या उसकी जो संकल्पना की धारणा है, ठीक है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से रिलेट करती है। तो इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए आर्टिकल 76 आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 76 इसको रिलेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, ठीक है, उसका संबंध सीधे सीधे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से है, आर्टिकल नंबर 76 यानी अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महान्यायवादी होता क्या है, ये पोस्ट है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी आप कह सकते हैं लीगल ऑफिसर, ठीक है। तो ये एक तरह से लीगल एडवाइजर की तरह ही कार्य करता है भारत सरकार के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, यानी लीगल ऑफिसर है एक तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है कि इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे याद rखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति उस पर कार्य करेगा उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के अनुकंपा पर होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित, आप कह सकते हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति के अनुकंपा पर है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक देखिए हमने देखा क्या कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट होगी उसका संबंध संविधान के किस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 76 से है। फिर वो हमने देखा कि महान्यायवादी होता क्या है, तो महान्यायवादी की जो पोस्ट अटॉर्नी जनरल वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा जो लीगल ऑफिसर है भारत सरकार का, एक तरह से वो वैधानिक सलाहकार है भारत सरकार के लिए, जो उसको लीगल एडवाइस प्रदान करता है, उसको विभिन्न मुद्दों पर सलाह प्रदान करता है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। अब हम इसकी सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है, ठीक है, यानी जो वेतन है या पारिश्रमिक है, ठीक है, तो इसका जो पारिश्रमिक या आप कह सकते हैं वेतन भत्ता जो भी है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है और संविधान में तय नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या होता है, पारिश्रमिक निर्धारित होता है, जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम एक और डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो विशेषता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जिससे
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विशेषता क्या है ये भी आप याद रखिएगा। जो इसकी इस पोस्ट की जो सबसे स्पेशल आप कह सकते हैं का जो सबसे स्पेशल फीचर है, ठीक है, वो क्या है कि ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो संसद के आपको पता है कि दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग, यानी अटॉर्नी जनरल को लोकसभा और राज्यसभा में जो भी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग करने का अधिकार प्रदान है। उसको लोकसभा में भी प्रतिभाग करने से कोई नहीं रोक सकता और राज्यसभा में भी प्रतिभाग, जबकि ये ना तो ये एग्जाम में देखिए घुमा के क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे कौन व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी दोनों के सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को अधिकार प्राप्त है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में क्या कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है, दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है, जबकि ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ये स्पेशल फीचर आप इसका याद रखिएगा। अच्छा, इसकी एक और बात कर लेते हैं हम, इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो जो इसके लिए योग्यता निर्धारित है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता है सेम उसी के बराबर है। ठीक है, तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता होती है वही भारत के महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए योग्यता होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से बनते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 76 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डील करता है। साथ ही साथ भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है, फिक्स नहीं है। ठीक है, विशेषता संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर है इस पोस्ट का कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस पोस्ट का, ये याद रखिएगा। योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता होती है उसके समान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी योग्यता है। साथ ही साथ जो पारिश्रमिक है या वेतन है आप कह सकते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसके अलावा आप ये सारी बातों के अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी याद रखिएगा। एक तो एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, वहाँ पर बस एक वर्ड जोड़ देगा फर्स्ट। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो वो याद रखिएगा। तो आंसर महान्यायवादी आपको देना होगा। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं इसमें तो इतना ही है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी जो पोस्ट है देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कनेक्शन है। जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी की पोस्ट होती है वैसे राज्यों में क्या होता है, एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता होता है। कुछ हद तक बहुत सारी बातें जो हैं वो सिमिलर हैं, जो भी डिफरेंसेस है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राज्यों में जो पोस्ट होगी वो क्या है, एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता के नाम से। जो काम अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है वही राज्यों की सरकार के लिए कौन करता है, महाअधिवक्ता करता है, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल हैं वो श्री के वेणुगोपाल हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल हैं वो श्री के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवोकेट जनरल को ही। जिसको हम महाअधिवक्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे एडवोकेट जनरल बोला जाता है। ठीक है, तो महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल मैंने आपको पहले ही बताया, जो काम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है केंद्र सरकार के लिए वही राज्य सरकार के लिए कार्य कौन करता है, महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान में इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 165। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्टिकल 165 में महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। महाअधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, इन सबका मेंशन कहाँ पर किया गया है। महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल राज्यों में नियुक्त किया जाएगा, इन सबका वर्णन कहाँ पर किया गया है,
आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है वो भारत राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बताता है हमको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, इस बात पे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो काम वहाँ पर महान्यायवादी करता है वही काम राज्यों के लिए कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। तो योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो योग्यता निर्धारित है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता होती है, यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के समान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो योग्यता क्या हो गई, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, वहाँ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए जो योग्यता होती थी वही अटॉर्नी जनरल के लिए होती थी। तो एडवोकेट जनरल के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, जो हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए योग्यता होगी वही एडवोकेट जनरल के लिए यानी महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए क्या है, योग्यता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पारिश्रमिक यानी सैलरी की। ठीक है, तो इनको पारिश्रमिक जो मिलता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता था, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था बहुत सारी बातें जो हैं वो सिमिलर हैं दोनों में। ठीक है, वहाँ जो काम राष्ट्रपति कर रहा था वहाँ पर यह क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर पे हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कार्यकाल। तो कार्यकाल जैसे एडवोकेट जनरल का कार्यकाल, जैसे अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल फिक्स नहीं था, वैसे ही एडवोकेट जनरल का कार्यकाल भी क्या है, राज्यपाल की अनुकंपा पर। ठीक है, कोई निर्धारित नहीं है, तो राज्यपाल की अनुकंपा पर है, कोई फिक्स टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये तो कार्यकाल की बात हो गई। ठीक है, अब जैसे वो क्या होता था, प्रथम विधिक सलाहकार होता था केंद्र सरकार के लिए, वैसे ही एडवोकेट जनरल किसका विधिक सलाहकार हो जाएगा, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार हो जाएगा। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, बिल्कुल आप लॉजिक लगा सकते हैं, नियुक्ति की जाएगी वहाँ पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता था केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति। तो राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल करेगा बेटे। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा जो भी संबंधित राज्य होगा उसके राज्यपाल के द्वारा क्या की जाएगी, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है, बिल्कुल सेम है। जो काम वहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा था वहाँ पर यहाँ पर वो काम किसके द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा होगा। और जो क्वालिफिकेशन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होती थी, यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। पारिश्रमिक यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, कार्यकाल यहाँ पर भी फिक्स नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर है कि वहाँ पर आर्टिकल नंबर कौन सा डील करता था, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और यहाँ पर आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 165 में किसका जिक्र किया गया है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का जिक्र किया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हर राज्य में क्या होगा, एक महाधिवक्ता की पोस्ट होगी जो उसके लिए क्या करेगी, एक वैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य करेगी, लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारा तीसरा पार्ट है, जो तीसरी पोस्ट हमें डिस्कस करनी है वो है कैग। कैग को कहते हैं कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल। तो इसको भी हम देख लेते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हिंदी में इसका काफ़ी लंबा नाम है, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक। शॉर्ट में इसको कैग बोला जाता है इंग्लिश में, यानी कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल। तो याद रखिएगा आर्टिकल, इससे रिलेटेड कोई एक आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151, ठीक है, 148 से 151, ये सारे आर्टिकल किसके बारे में बताते हैं, हमें कैग के बारे में बताते हैं, यानी कैग को डील करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैग से रिलेटेड आर्टिकल क्या हैं। आर्टिकल अगर 148 ऑप्शन में दिया है तो आप 148 ही करेंगे। अगर यहाँ पर वहाँ पर रेंज दे रखी है तो याद रखिएगा 148 से लेकर 151 तक इसकी क्या है, रेंज है। तो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। ठीक है, नियुक्ति की बात कर लेते हैं, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एक तो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन यही बन गया कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसके बाद वेतन की हम बात कर लेते हैं। तो इनका वेतन फिक्स है, और ये कितना होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। ठीक है, ये फिक्स है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्तमान में जितना भी वेतन उनको मिल रहा होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
समान, ठीक है। तो उतना ही वेतन कैग को भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्यकाल। कार्यकाल भी फिक्स है, देखिए डिफरेंस आ रहा है। अटॉर्नी जनरल में कार्यकाल फिक्स नहीं था, एडवोकेट जनरल का भी कार्यकाल फिक्स नहीं था, यहाँ पर कार्यकाल फिक्स है 6 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए तो वही उसके कार्यकाल की गणना वहीं से की जाएगी, ठीक है। जो भी ठीक पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष हो जाए उसको या फिर 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु को क्या कर ले, पूर्ण कर ले, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कार्य की अगर हम बात करें, ये 2 तरीके से कार्य करता है, ठीक है। अगर मैं कार्य की बात करूं कि क्या कैसे कार्य करता है, ठीक है। एक तो केंद्र सरकार के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और एक राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो केंद्र सरकार के लिए जो ये कार्य करता है, ठीक है, केवल लेखा परीक्षण यानी ऑडिट का काम करता है। केंद्र सरकार के लिए केवल क्या करेगा, लेखा परीक्षण करेगा, लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों। तो केंद्र सरकार के लिए तो केवल लेखा परीक्षण का कार्य करेगा, जबकि इसके लिए लेख एवं लेख परीक्षण यानी दोनों का कार्य करेगा, लेखा परीक्षण दोनों, ठीक है। उसका परीक्षण भी करेगा और उसका ऑडिट भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं। तो कैग के बारे में हमने जान लिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने जान लिया और एडवोकेट जनरल के बारे में जान लिया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग हैं, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, आप इससे अपडेट होते रहिएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और कैग के बारे में देखा। और ये आज जो हमने डिस्कस किया है वो 1 लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस आपको फ्यूचर में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।